अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है। क्योंकि हमने डिस्कवरीज तो पढ़ ली थी, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो डिस्कस की थी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी हमने डिस्कस किया था, जिससे हमें ये पता चला था कि हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब कुछ और प्रिडिक्शंस आई थी, जिससे जो है एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, इनके बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया था बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद। ठीक है, तो आज हमने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे उस एटम का। ठीक है, जैसे हमारे पास जो कार्बन है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो एक एटम में सेम होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि हमारे एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर हम जो है वो न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर को सम कर दें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें, तो हमारे पास एक और जो है वो हमारे पास एक और जो है वो चीज आती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैस नंबर। कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का सम है उसे हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे एटम का मैस नंबर है। जैसे कार्बन के अंदर हमारे पास जो है वो 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो उसका जो हमारे पास मैस नंबर है वो कितना हो जाएगा, 12। कि हमारे पास जो कार्बन है उसका मैस नंबर जो है वो 12 होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन भी जो है वो 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं, न्यूट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के। जब भी हम एटम की बात करते हैं तो जब हमने प्रोटॉन नंबर की बात करनी होती है हम एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं। जब हमने न्यूट्रॉन के नंबर की बात करनी होती है हम उसे न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। और जब हमने दोनों के सम की बात करनी होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, मैस नंबर। हमारे पास जो है वो जो है हमारा जो एलिमेंट है उसको भी हम जो है वो किस तरह जो है वो उसको दिखाते हैं। यानी अगर हमने किसी एलिमेंट को हम सिंबल की फॉर्म में हमने लिखना है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि हमारे पास ना जो हमारा एलिमेंट होता है उसके हमारे पास जो ऊपर वाली साइड होती है एलिमेंट की, उस पे हम मैस नंबर लिखते हैं। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है, और जो छोटी वैल्यू है वो हम नीचे लिखते हैं, जिसे हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक एटम को जब हम एलिमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, सिंबलाइज करेंगे उसको, तो हम उसको कैसे जो है वो दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितना उसका मैस नंबर है। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो एक एटम को लिखने का तरीका है। ठीक है, सिंबलाइज करने का मेथड है कि हम एक एटम को या एक एलिमेंट को किस तरह सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये रिलेशनशिप है कि हम जो है वो मैस नंबर से कैसे न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है कि मैस नंबर जो है वो हम उसे ए से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर जिसे हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन नंबर जिसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास मैस नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर का। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप की फॉर्म में मैस नंबर की डेफिनेशन है। अब हम इसी रिलेशनशिप से अगर हमने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है तो हम Z और A को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर हमने प्रोटॉन नंबर फाइंड करना है तो Z हमारे पास N की जगह पे आ जाएगा और हमारे पास A माइनस N हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप से हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी, न्यूट्रॉन नंबर भी और मैस नंबर भी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर भी निकाल सकते हैं, अगर हमें बाकी 2 क्वांटिटीज पता हो, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं और मैस नंबर भी। ठीक है,
अब ये हमारे पास बेसिक एक चीज थी कि हम एटम को किस तरह सिंबलाइज करते हैं, उसके प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर को किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है आइसोटोप्स। ठीक है, हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, कि ये आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कार्बन है वो यानी नेचर में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन 12 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन 13 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कार्बन 14 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास ना ये वाली जो हम 6 लिखा हुआ है कार्बन के साथ, ये क्या है, हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कार्बन के अंदर हमारे पास कितने जो है प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तीनों जो कार्बन हैं इनके अंदर एक डिफरेंस है कि इनका मास नंबर जो है वो चेंज है। ठीक है, मास नंबर क्यों चेंज है, क्योंकि इन कार्बन के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन नंबर जो है वो चेंज है। कार्बन 12 जो है उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स है और कार्बन 14 के अंदर जो है वो 8 न्यूट्रॉन्स हैं, जिनको अगर हम 6 से प्लस करें तो ये मास नंबर बनते हैं। ठीक है, कार्बन 12, 13 और 14। तो हमारे पास अब ये जो कार्बन है ये एक ही एलिमेंट है, यानी कार्बन ही है ना, लेकिन इनमें क्या है, न्यूट्रॉन जो मास नंबर है उसका डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर का डिफरेंस है। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है जिसकी वजह से मास नंबर भी डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप कहते हैं। वो होता एक ही एलिमेंट है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इन आइसोटोप्स जो है ना, अब इन आइसोटोप्स को हम एक यानी एक फॉर्मूला है हमारे पास जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इन आइसोटोप्स का जो मैस है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा जो है वो मैस यूज करना है, क्योंकि हमारा एलिमेंट तो सेम है। अब हम कार्बन का जो मैस है ना वो ये वाला यूज करते हैं, कार्बन 12। ठीक है, जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी होती है या कुछ भी हमने जो है वो सिंबलाइज करना होता है कार्बन को, तो हम कार्बन को इस फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन 13 कार्बन 14 को यूज नहीं करते, तो वो क्यों यूज नहीं करते वो हम आगे जाके जो है वो अभी नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की। हमारे पास अब जो प्रॉपर्टीज है वो 2 तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनका जो है वो प्रोटॉन नंबर सेम है, ठीक है, और हमारे पास उनका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमारे पास अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, मास पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी आइसोटोप्स की। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, वो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन देगा वो सेम तरीके से ही देगा। ठीक है, अगर कार्बन 12 की मैं बात करूं है तो कार्बन, ठीक है, कार्बन 13 की बात करूं कार्बन ही है, कार्बन 14 की बात करूं वो भी कार्बन है। तो एलिमेंट सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर कर सकती हैं क्योंकि इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है रेडियो एक्टिविटी ऑफ आइसोटोप्स। कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि रेडिएशंस एमिट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उन्हें ज्यादातर हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में। ठीक है, अगर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसी डिजीज को अगर जो है वो प्रिडिक्ट करना है बॉडी के किसी यानी बॉडी के पार्ट में या किसी ऑर्गन में, तो अब जो है वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं ताकि हम उस पार्ट को डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उस पार्ट को हिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस एमिट करेंगे जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन्स पे नजर आती हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ से हम मेडिकल इमेजिंग की जो टेक्निक है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेडिकल फील्ड में इनका बहुत यूज़ है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है कार्बन 14, जो कि रेडियो और कार्बन डेटिंग में यूज होता है। अगर हमने किसी भी जो है वो कोई हमारे पास डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, उसकी एज हमने जो है वो यानी उसको वो प्रिडिक्ट करना है कि इसकी डेथ जो है वो कब हुई थी, यानी डेथ का टाइम जो है वो प्रिडिक्ट करना है, तो हम कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेनियम 238। यूरेनियम जो है उसके भी आइसोटोप प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, और यूरेनियम 238 को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज करते हैं। जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने होते हैं तो उनमें ज्यादातर यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब जो मैं अभी बता रही थी कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं मैस को कैलकुलेट करने के लिए आइसोटोप्स के। वो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मैस की क्या डेफिनेशन है कि अगर हमने किसी भी कोई भी आइसोटोप का एटम हो, ठीक है, उसका मैस हमने कंपेयर कर दिया कार्बन के एक एटम के मैस से, और कितना मैस हमने लिया कार्बन के एक एटम का? 1/12 मैस, यानी कि कार्बन एटम जो है उसका उसके मैस का कौन सा हिस्सा? 12th पोर्शन हमने लिया, और उस वाले मैस को हमने कंपेयर किया उस एटम के मैस से जिसका हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस। यानी बेसिकली कार्बन के 1/12 मैस से कंपेयर करके जो मैस निकलता है ना, एवरेज मैस किसी भी आइसोटोप के एटम का, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली ये क्या होता है? ये एवरेज एटॉमिक मैस होता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं तो हमने कौन सा मैस जो है वो यूज करना है, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं उस मैस की। ठीक है, उसे रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अब हमारे आपकी जो बुक है उसके अंदर इस तरह जो है वो फॉर्मूला मेंशन है। तो हमारे पास ये जो m लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मैस ऑफ वन आइसोटोप। कि हमारे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालना है, मेरे पास 3 आइसोटोप्स हैं, तो मैं क्या करूंगी? कार्बन का एक आइसोटोप का मैस इधर लिखूंगी, दूसरे आइसोटोप का मैस इधर लिखूंगी M2 में, और तीसरे आइसोटोप का मैस कहाँ लिखूंगी? M3 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है P1, P2 और P3। अब P जो है हमारे पास वो किस चीज को प्रिडिक्ट करता है? आइसोटोप की परसेंटेज अबेंडेंस को, कि वो आइसोटोप हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो फर्स्ट आइसोटोप है इधर उसकी परसेंटेज अबेंडेंस आएगी P1 में, P2 में आएगी सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज अबेंडेंस, और P3 में क्या आएगी? थर्ड आइसोटोप की परसेंटेज अबेंडेंस, एंड सो ऑन। कि आपके पास जितने आइसोटोप प्रेजेंट हैं या जितने भी आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमारे पास हम इतनी जो क्वांटिटीज हैं उनको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, हम पूरी जो हमारे पास पूरा सम आएगा इनका, उनको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो हमारे पास एक एलिमेंट, हमारे पास अब कार्बन एक एलिमेंट था ना, उसके 3 आइसोटोप्स थे, तो हमारे पास उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मैस। कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, उसके आइसोटोप्स हो, तो हम उसको क्या करते हैं? उसका एक एवरेज मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम कार्बन का मैस निकालते हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मैस, वो कितना निकलता है? 12। इसीलिए हम जब भी कार्बन का मैस नंबर यूज करेंगे ना, वो 12 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाला है, एवरेज निकाली है। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, उनका मैस निकालने के लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मैस को यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स हैं ना, अब हमें क्या पता हमने कौन से आइसोटोप का मैस यूज करना है अपनी कैलकुलेशंस में या उसे सिंबलाइज करने के लिए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस निकाल लेते हैं, जिससे हमारे पास एक एवरेज आ जाती है कि हमने एक यानी एलिमेंट है उसके अगर बहुत सारे आइसोटोप्स हैं तो कौन सा मैस हमने यूज करना है। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें।
और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।